आज अपन सबसे पहले भौतिकी में शुरू करेंगे पहला यूनिट स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में सबसे पहले तो अपन को ये जानना पड़ेगा कि आखिर विद्युत क्या है। स्थिर और धारा ये तो बात की बात है, पहले स्थिर विद्युत की चर्चा करेंगे अपन और फिर धारा विद्युत की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अपन को विद्युत जानना जरूरी है। विद्युत क्या है? देखिए, वास्तव में विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। अब घर्षण कहाँ से होगा, कैसे होगा, किन किन वस्तुओं के बीच घर्षण से विद्युत उत्पन्न हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के घर्षणों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अपन ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो अब जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो विद्युत उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए अपन एक साधारण उदाहरण लेते हैं। अपन सूखे बालों में कंघी करें अगर ऐसे ऐसे, और उस कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है उस पर चिपक जाएंगे, यानी निश्चित है कहीं ना कहीं आवेश आया। निश्चित रूप से पता चल गया कि कुछ ना कुछ ऊर्जा आई काय में, कंघी। कैसे आई? जब हमने कंघी को घर्षण किया बालों पर। लेकिन उसी कंघी को अगर अपन गीले बालों में घर्षण करें तो फिर विद्युत लगेगा कि उत्पन्न नहीं हुई तो है, लेकिन वो धारा विद्युत हो गई। धारा क्यों? हमने कंघी को रगड़ा, आवेश आया, बाल गीले थे, गीले में क्या हुआ, आपके जो कंघी में विद्युत आई वो प्रवाहित हो गई, उसमें रह नहीं गई, इसलिए कंघी पर फिर आवेश नहीं रह गया और ना ही वो जो है कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेगा। तो अब सबसे पहले हम जो है इसमें चलते हैं स्थिर विद्युत। विद्युत दो प्रकार की हुई। ये अब अपन यूनिट नंबर 1 भौतिकी कक्षा 12 और हमारी पहली यूनिट है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में हमने ये भी बताया कि विद्युत क्या है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो घर्षण से उत्पन्न होती है, इस कारण से उसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और विद्युत को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला स्थिर विद्युत है, दूसरा धारा विद्युत होगा। अगले यूनिट में अपन पढ़ेंगे धारा विद्युत, इस यूनिट में अपन को स्थिर विद्युत पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आखिर में जो घर्षण से आवेश आता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की और किन किन प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि अपना जो विद्युत है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है, आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है और कैसे इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम इसके लिए 3 प्रयोग करेंगे। प्रयोग नंबर 1, इस प्रयोग में हमें क्या करना है? एक हमने दृढ़ आधार लिया, हमने ये दृढ़ आधार हो गया, इसमें एक धागा बांध लिया, धागे से हमने एक कांच की छड़ को लटकाया, चित्र पहले अपन बना लेते हैं फिर बताते हैं क्या होगा। देखिए चित्र में हमें क्या दिख रहा है, ये कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़ है, दोनों कांच की छड़ें हैं, कांच की और कांच की छड़ एक ही है। प्रयोग नंबर 1 में हमने किया ये है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ लिया और रगड़ने के बाद एक धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल सीधे लटका दिया। छह स्थिति में छड़ आपकी लटक रही थी, ये तिरछी बनी हुई है, वो प्रयोग के लिए बनी है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी लटक रही थी, क्षैतिज स्थिति में लटक रही थी। इसी प्रकार की एक दूसरी कांच की छड़ को भी हमें रेशम के कपड़े से रगड़ना है और रगड़ने के बाद लटकती हुई कांच की छड़ के पास हमें इस तरीके से ले जाना है। एक कांच का छड़ का सिरा
लटकती हुई कांच की छड़ के सिरे के पास जब हम ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनमें प्रतिकर्षण हुआ, यानी ये छड़ क्षैतिज थी और ये दूर हट गई। दूर हटने का मतलब क्या हुआ? प्रतिकर्षण। दोनों छड़ों में परस्पर प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाया कि कांच की छड़ों में आखिर आवेश तो आया, लेकिन कौन सा आवेश आया? दोनों में प्लस प्लस आया कि दोनों में माइनस माइनस आया? क्योंकि प्रतिकर्षण तभी होगा जब दोनों में या तो प्लस आया हो या दोनों में माइनस आया हो, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया। हमें केवल इतना पता चला कि दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश आया। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं, प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 में भी हमें क्या करना है? इसी प्रकार का काम करना है बिल्कुल। एक हमने दृढ़ आधार लिया, ये धागा लगाया और ये हमने एल्बोनाइट की छड़, ये कांच की छड़ थी, ये छड़ काय की है आपकी? एल्बोनाइट। एल्बोनाइट की छड़। एक दूसरी एल्बोनाइट की छड़ लेना है और फिर उसे लटकती हुई छड़ के पास हमें ले जाना है। ये भी छड़ आपकी काय की है? एल्बोनाइट। एल्बोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से या रेशमी बिजली की खाल से या ऊनी कपड़े से रगड़ना है और रगड़ने के बाद इसको भी स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज अवस्था में लटका देना है। सरल प्रयोग है बिल्कुल। एक दूसरी एल्बोनाइट की छड़ लेंगे, उसको भी ऊनी कपड़े से या बिजली की खाल से रगड़ेंगे और फिर लटकती हुई छड़ के पास ले जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या हुआ? रिपल्सन, फिर प्रतिकर्षण हुआ। तो हमें फिर भी यही पता चला कि जो काम पहले प्रयोग में हो रहा था वही काम दूसरे प्रयोग में हो रहा है, यानी दोनों प्रकार की छड़ों में समान प्रकार का आवेश आ रहा है। पर अब ये कैसे कंफर्म हो कि इन वाली छड़ों में कौन सा आवेश आया और इन वाली छड़ों में कौन सा आवेश आया? इसके लिए हमें इन्हीं छड़ों को उपयोग करते हुए एक तीसरा प्रयोग करना है और हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, सारांश पे पहुंचेंगे कि किस छड़ में किस प्रकार का आवेश आया और कैसे आया। तो जब हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया था, एक दूसरी कांच की छड़ को वैसे ही रेशम के कपड़े से रगड़ करके और उसके पास ले गए थे, दोनों में प्रतिकर्षण हुआ था। दूसरे प्रयोग में हमने एल्बोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिजली की खाल से रगड़ लिया है, लटका लिया है और दूसरी एल्बोनाइट की छड़ को फिर हमने उसी के पास ले जाते हैं रगड़ करके ऊनी कपड़े से, तो फिर प्रतिकर्षण होता है। दोनों प्रयोगों में हमें केवल एक बात पता चलती है कि समान प्रकार का आवेश आया, प्लस माइनस का पता नहीं चला और ना ही धन हमारे पास अभी है। हमें पता ही नहीं कि धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं, आगे पता चलेगा। तीसरे प्रयोग में हम क्या करेंगे? पहले प्रयोग में जो छड़ हमने प्रयुक्त की थी उसको हम लटका लेंगे और दूसरे प्रयोग में जो हमने छड़ प्रयोग की है उसको हम इसके पास ले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो देखिए तीसरा प्रयोग करते हैं और फिर पहुंचते हैं हम सारांश पे कि क्या होगा। तो प्रयोग नंबर 3 में ये कंफर्म हो जाएगा कि आवेश कैसे आया, क्या आया और क्यों आया। अभी पता नहीं चल पाया, इतना तो पता चला कि आवेश आया, लेकिन ये पता नहीं चला कि कौन सा आवेश आया। अब देख लेते हैं। ये हमारा प्रयोग नंबर 3, ये फाइनल प्रयोग है। ये जरा आधार बना लिया, ये धागा ले लिया, ये सॉरी, अब हम इसको इस डायरेक्शन में लटकाएंगे। लटकाना होता क्षैतिज, लेकिन प्रयोग के आधार पर हमने उसको इस तरह झुका लिया है। ये हमारी कांच की छड़ है। तो एक हमने जो पहली छड़ ली है कांच की छड़, इसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था और दूसरी छड़ जो हमने एल्बोनाइट की ली है, एल्बोनाइट की छड़, इसको हमने ऊनी कपड़े या बिजली की खाल से रगड़ लिया है। जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज अवस्था में लटकाकर
बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ के सिरे को इस छड़ के पास ले जाते हैं तो दोनों में क्या होता है? आकर्षण। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों छड़ों में विपरीत आवेश आया होगा, तभी इन दोनों छड़ों में आकर्षण हो रहा है। एक कांच की छड़ है, रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है, एक एबोनाइट की छड़ है, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है। दोनों को पास लाने पर दोनों में आकर्षण होता है। इसका मतलब है कि दोनों छड़ों में समान आवेश नहीं, भिन्न आवेश है, तभी दोनों में आकर्षण हुआ है। अब ये हम कैसे निश्चित करें कि इस छड़ का आवेश क्या है और इस छड़ का आवेश क्या है? तो बेंजामिन विकल्प का ध्यान रखेंगे, विकल्प में आता है ये क्वेश्चन। बेंजामिन और फ्रैंकलिन, इन दो वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से यह बताया था कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कांचाभ आवेश कहते हैं। और कांचाभ शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। कांचाभ का अर्थ हिंदी में होता है धन, अंग्रेजी में होता है प्लस। यानी जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आता है, जिसको कांचाभ आवेश भी कहते हैं। और जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो कांच के इसमें एबोनाइट की छड़ में जो आवेश आता है उसको रेजनी आवेश कहा गया। और रेजनी शब्द भी ग्रीक भाषा का है, इसको हिंदी में हम कहते हैं ऋण, अंग्रेजी में माइनस। यानी कि कांच की छड़ में कौन सा आवेश आया? प्लस, धन आवेश। और एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश आया? ऋण आवेश। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? छड़ तो छड़ होती है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो इसमें धन आवेश आ गया। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसमें ऋण आवेश आ गया। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़े तो इसमें धन आवेश आ जाता? क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसमें धन आवेश ऋण आ गया, उल्टा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस अवस्था में कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यानी ये कौन सा हो गया? डोनर, ये दाता हो गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश आता है, इसलिए कांच की छड़ पर धन आवेश आ गया। अब जब हमने कहा था कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो क्या इसकी इतनी ऊर्जा नष्ट हो गई? नहीं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो जितने परिमाण का धन आवेश इस पर आया, ठीक उतने ही परिमाण का ऋण आवेश रेशम के कपड़े में गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे। तो जब गए तो इसमें आया प्लस। और कहाँ गए? रेशम के कपड़े में, यानी रेशम के कपड़े द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या आ गया? ऋण। अब हमने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो क्या हुआ होगा? बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ गए। यानी एबोनाइट की छड़ ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या हो जाता है? ऋण, ऋणी, एक्सेप्टर, डोनर। यानी ये दाता है और ये ग्राही है। अब ये दाता था, इसने इलेक्ट्रॉन लिए रेशम के कपड़े को। ये ग्राही था, इसने इलेक्ट्रॉन लिए किससे? बिल्ली की खाल से। इस तरीके से आवेश दो प्रकार का हो गया। और ये भी सिद्ध हो गया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। घर्षण से जो विद्युत आया, जो विद्युत उसमें आवेश उत्पन्न हुआ आवेश के रूप में, वह आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कैसे निश्चित हुआ? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो जितने पद के इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में गए उतना प्लस आवेश इसमें आया और रेशम के कपड़े में उतना माइनस आवेश आया। यानी इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुआ, ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, केवल रूपांतरित हुई। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन काय में आए? एबोनाइट की छड़ में, इसलिए इस पर ऋण आवेश आया और बिल्ली की खाल में धन आवेश आया। तो यहाँ भी निश्चित हो गया कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण हुआ है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रूप में, न कि उत्पन्न हुई है ऊर्जा। ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का केवल रूपांतरण ही होता है, जो इन प्रयोगों में हुआ है। और इन तीनों प्रयोगों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि
आवेश दो प्रकार का ही होता है, तीसरा आवेश का कोई प्रकार नहीं है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इस तरीके से ये विद्युत और आवेश की उत्पत्ति के संबंध में बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो सिद्धांत है, इसी के आधार पर हमें निश्चित करते हैं कि आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसपोर्टेशन से ऊर्जा उत्पन्न और आदान प्रदान होता है। उत्पन्न तो होती नहीं ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद अब अपन चलते हैं इसका जो आगे का टॉपिक है वो पहले अपन देख लें। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा हो गई, आप जान गए। अब क्या जानना है, आवेश का हमें मात्रक जान लेना है। SI मात्रक कूलाम होता है और CGS मात्रक स्थिर कूलाम होता है। इसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण। एक लाइन की परिभाषा है, कभी कभी 2 नंबर में आती है, और परिभाषा नहीं भी आए तो इसके सूत्र से कुछ आंतरिक प्रश्नों को हल किया जाता है, जिसका उपयोग इसमें होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? एक लाइन का उत्तर है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ में कुछ नहीं आया। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब अनिश्चित भी लगा है और विभाजित नहीं किया जा सकता भी लगा है। इसका अर्थ आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता, अर्थात विभाजित किया भी अनिश्चित लगा है, निश्चित हो जाएगा। निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता माने स्थिर हो गया था, ठीक है ना। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसका जो है सूत्र जो होता है तो Q बराबर होता है NE। Q आवेश की मात्रा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? वही इलेक्ट्रॉन जो या तो आए होंगे या गए होंगे। और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसमें हम प्लस माइनस और लगा देंगे। प्लस माइनस क्यों लगाया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस लगा देंगे तो काय पे आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे। और प्लस लगा देंगे, मान उतने ही है, केवल चार्ज का अंतर है। यानी E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन पर है तो माइनस में, और प्रोटॉन पर आवेश है तो प्लस में। और Q आवेश का परिमाण है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, यानी N बराबर 1 1 2 3 2 2। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। थोड़ा रोकेंगे वीडियो। अब स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न कह लीजिए आप परीक्षा की दृष्टि से, स्थिर विद्युत का कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये बहुत मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत का कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो प्रश्न है वो यही है, ठीक है। इसमें
ये हमारे दो आवेश हैं, दोनों स्थिर हैं। स्थिर विद्युत मतलब दोनों आवेश कैसे हैं? स्थिर हैं। एक को हमने ए नाम दे दिया, एक को हमने बी नाम दे दिया। एक पर आवेश का परिमाण हमने Q1 कह दिया और एक पर हमने Q2 कह दिया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने R से डिनोट कर दिया, और दोनों के बीच लगने वाला बल, अब चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, ये बात का काम है, वो हमने लिख दिया F। पहले पर नियम समझ लेते हैं कि नियम की परिभाषा क्या है। कूलाम ने व्युत्क्रम बल का जो नियम दिया स्थिर विद्युत के संबंध में, वो है क्या? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान रहे, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर दोनों आवेश प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो क्या होगा? आकर्षण। यानी बल दोनों स्थितियों में लगेगा, चाहे समान आवेश रखे हों और चाहे भिन्न आवेश रखे हों। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती Q1 गुणा Q2। नियम की पहली शर्त देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरी शर्त ये होगी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। दूरी के वर्ग माने स्क्वायर के व्युत्क्रम माने 1/r स्क्वायर, ये समानुपाती लगा दिया। तो अब नियम क्या हो गया? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम हो गया। इस नियम से हमें दो लाइनें मिली, दो समीकरण मिले, दोनों को समाप्त कर दें। दोनों समीकरणों को क्या करना है? संयुक्त कर देना है। संयुक्त करेंगे तो क्या आ जाएगा? F तो दोनों में है, लिख दिया एक बार। समानुपाती दोनों में है, ये भी लिख दिया। ये Q1 गुणा Q2 अंश में रहेगा और हर में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। और समानुपाती चिन्ह को हटाना है तो एक कांस्टेंट ले लेंगे के Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, जहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है। जिसका मान मात्रकों की पद्धतियों पर निर्भर करता है। यानी के का मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। हम देखेंगे अभी सीरीज पद्धति में क्या होता है और एसआई में क्या होता है, देखते हैं। सीरीज में के बराबर होता है 1। तो इस सूत्र में के स्थान पर रख देंगे तो
F बराबर आ जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K के स्थान पे क्या आ गया? 1 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर जो करते हैं। अब F क्या है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, और बल का मात्रक इस केस में क्या होता है? डाइन। ध्यान रहे, मात्रक नहीं लिखना भूलना है, ये बहुत जरूरी है। अब SI में K बराबर होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल k। ये कैपिटल K है, स्मॉल k है। K माध्यम का परावर्तनांक जहां पर दोनों आवेश रखे हुए थे। क्या बना? K के स्थान पे हम ये मान रखेंगे तो F बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मात्रक क्या आएगा? ऐसा ही पद्धति है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। वायु या निर्वात, वायु माने हवा, निर्वात माने जहां हवा ना हो वहां तो K का मान होता है 1, इस K का मान। तो सूत्र क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और फिर हमने मात्रक लिख दिया न्यूटन, शॉर्ट में लिख दिया। इसका मान चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁻9, रख देंगे हम। F बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो प्रश्न क्या था? स्थिर विद्युत का कूलाम्ब का नियम लिखिए, उसे सिद्ध कीजिए या गणितीय व्याख्या द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है इस यूनिट का, जो